वेलकम भाई लोग। तो सबसे पहले तो यार सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम से मैं ये लेक्चर सीरीज में कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था पिछले 10-12 दिनों से। कई लोगों के आपके मैसेज भी आए हैं, सर आप लोग ठीक हैं कि नहीं है। थोड़ा बीमार भी था बीच में, राइट, और कुछ एक काम भी था, तो उस वजह से ऑक्यूपाइड रहा। बट नाउ आई विल ट्राई कि मिनिमम गैप के बाद ऐसी जो ये वीडियोस है डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम की, ये जो वीडियोस है ये आप तक पहुंचती रहे, राइट, रेगुलरली। तो अभी कोशिश करेंगे ये रेगुलरिटी मेंटेन करने की। एंड पीवाईक्यूज की रिसर्च देखो, चाहे आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो या फिर कोई अपना दूसरा प्रोग्राम, मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम के थ्रू या अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू, लेकिन जिस भी तरीके से करो पीवाईक्यू पे रिसर्च जरूर करो, क्योंकि यूपीएससी बिल्ड्स इट्स क्वेश्चंस ऑन द पीवाईक्यूज। और मैं आपको आज इसी लेक्चर में ये शो भी करूंगा कि किस तरीके से यूपीएससी ने ईयर बाय ईयर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही अगले साल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। तो मैं इसमें ये सारी चीजें प्रूव भी साथ में करूंगा, और साथ में इन सारे पीवाईक्यूज पे हम रिसर्च भी करते हैं। एज माय ओल्ड स्टूडेंट्स, उनको ये पता होगा कि हम किस तरीके से ऑप्शन तक पे रिसर्च करते हैं, ताकि अगली बार इन पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसको आंसर कर सके। तो देखो, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, वैक्सीन डेवलप करने के अलग अलग तरीके हैं। एक होते हैं वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन मतलब जो आपके जो वायरस है, राइट, मान लो ये वायरस है, तो इसी का एक वेक्टर, इसी का एक पार्ट निकाल के आप एक वैक्सीन बनाओगे, राइट। इसी का एक जो जो इनकी स्पाइक प्रोटीन होती है वायरस की, जो ये बाहर निकलने वाली इस तरीके की जो स्पाइक प्रोटीन होती है, इसी के स्पाइक प्रोटीन्स को निकाल के आप उसकी वैक्सीन बनाते हो, राइट। उन स्पाइक्स को जब आप बॉडी में इंसर्ट करोगे तो बॉडी को एक मैसेज मिलेगा कि जो आने वाला वायरस होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस शेप का होगा। तो जो टी सेल्स होगी, राइट, जो टी सेल्स होगी हमारी हमारी इम्यून सिस्टम की टी सेल्स, राइट, जिन्हें हम टी सेल्स कहते हैं, तो वो टी सेल्स एकदम से अलर्ट हो जाएंगी, और फ्यूचर में जब भी उस शेप का वायरस आपकी बॉडी को अटैक करेगा तो वो इजीली उस वायरस को टैकल कर पाएंगे। दिस इज नोन एज वेक्टर वैक्सीन, राइट, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। लेकिन कुछ होती है आरएनए वैक्सीन, कुछ होती है डीएनए वैक्सीन। इन आरएनए या डीएनए वैक्सीन में क्या होता है कि जो आपके वायरस का आरएनए होता है, उस आरएनए या उस डीएनए को ही आप इंसर्ट कर देते हैं, राइट। और ये सेफ मानी जाती है, और ये इजी टू, आप कह सकते हैं कि ये इजी टू अप्लाई भी होती है, और इजीली, ये बहुत इजीली, मतलब आप इनको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए जो है आपका बहुत इजीली, बहुत फास्ट ग्रोथ के साथ आपका रेप्लिकेट हो जाता है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनको तैयार करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, तो ये वैक्सीन के अलग अलग मेथड है। तो इस रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में यहाँ पे पहला इसमें स्टेटमेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि हमें पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके जो है आरएनए या डीएनए वैक्सीन के लिए अप्लाई होती है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरएनए के साथ आप छेड़छाड़ इसमें कर ही नहीं रहे हैं। दूसरा कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बैक्टीरिया या जो वायरस है, इनके जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं प्रोटीन्स को ही आप जो है एज ए वेक्टर इंसर्ट करते हो बॉडी में, ताकि टी सेल्स फ्यूचर के लिए अलर्ट हो जाए कि हमारे पे जो अगला अटैक होने वाला है वायरस का, उस वायरस की शेप कुछ ऐसी होगी, राइट, समझ रहे हो आप। तो ये शेप समझाने के लिए जो है आप स्पाइक प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हो। तो कोविड के लिए भी इंडिया में जो कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, राइट। ये डीएनए वैक्सीन नहीं है। डीएनए या आरएनए वैक्सीन जो है अभी तक कोविड के लिए जो बनी है, वो हो गया यूएसए का फाइजर वगैरह, राइट, फाइजर हो गए, मॉडर्ना हो गई। दीज आर आरएनए वैक्सीन, दे आर नॉट वेक्टर वैक्सीन। समझ रहे हो आप बात को, ये डिफरेंस। और रिपीट कैसे करता है यूपीएससी क्वेश्चंस, मैं आपको बताता हूँ। ये मेंस 2022 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये 2021 का प्री का था, यही क्वेश्चन मेंस में उन्होंने रिपीट किया कि बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट क्या है, वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है। अगला इसी का पार्ट कि व्हाट अप्रोचेस वर एडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड 19 वैक्सीन। समझ रहे हो। तो
ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन हो गए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन हो गए, ये अप्रोचेज यहाँ पे पूछी हुई थी। किसी ने इस क्वेश्चन पे पीवाईक्यू पे रिसर्च की होती तो इजीली वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता था और बहुत अच्छा आंसर इसमें लिख सकता था। इस तरीके से यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चन को। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपके 2021 प्री में पूछा गया था कि कुछ हेरिडिटरी डिजीजेज हमारी बॉडी में पाई जाती है। हेरिडिटरी मतलब जो वंशानुगत चलती है, माँ से या पिता से आगे पुत्र को, राइट, दीज आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी डिजीजेज। तो हेरिडिटरी डिजीजेज पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज, कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज जो है ये जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास करेंगे, right, one parent to child, it is prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। समझ रहे हो आप कि भैया अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया से, देखो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट, कुछ आपके यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, बाहर आपके राइबोसोम वगैरह हो गए, ऐसे ही एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जिसे आप सेल का पावर हाउस कहते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ आपके डीएनए होते हैं, राइट, कुछ आपके वहां पे डीएनए होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की डिजीजेज होती है उनको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जब आप एग ट्रांसप्लांट कर रहे हो, राइट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आप लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, राइट, उसे कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसमें जो है आप माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट उस वक्त कर सकते हो, ऐसा इसमें स्टेटमेंट दी गई है। ये तो पॉसिबल है, साइंस में कुछ भी पॉसिबल है भाई। यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने से पहले या बाद भी आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया की रिप्लेसमेंट कर सकते हो। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ खराबी है तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ये बात सही है। सेकंड, कि ये चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, ये बात भी सही है। यूपीएससी फ्यूचर में इस पे कोई क्वेश्चन बना सकता है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो आपकी सेल में अगेन बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे आपका ये न्यूक्लियस हो गया, इधर आपका राइबोसोम हो गया, राइट, लाइसोसोम्स हो गए, बहुत सारी बाकी सारे, राइट, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं आपकी सेल में। तो जो बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें फादर एज वेल एज मदर बोथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है वो सिर्फ आपकी मदर से आता है। तो जो आपकी मदर की एग है, राइट, मदर से आपका एग आता है, फादर से आपके स्पर्म आते हैं, तो स्पर्म और एग मिल करके सेल के बाकी पार्ट्स बनाएंगे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अगेन सिर्फ आपकी मदर से आता है, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है कि चाइल्ड जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज एंटायरली मदर से इनहेरिट करते हैं, अभी तक की रिसर्च ये बताती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगेन यूपीएससी कैसे बिल्ड करता है अपने क्वेश्चन को सक्सेसिव ईयर्स में, ऐसे कि देखो ये 2021 का क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था, ऐसे ही 2020 में अगेन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट पे ही क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से डील करता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट पे 2020 में क्वेश्चन आया था कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके बिल्कुल जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल, राइट, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज होती है उनको उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक टेक्नोलॉजीज है, जैसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, राइट, पीएनटी इसे हम कहते हैं। एक होता है आपका पोलर बॉडी ट्रांसफर, पीबीटी टेक्नोलॉजी, राइट, ये कुछ अभी रट के रख लो, राइट। कुछ होते हैं आपके मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, राइट, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस पे मैंने यहाँ कुछ एक टेक्निक्स पे रिसर्च इसमें थोड़ी की थी कि जो यूएससी की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उसमें ये कुछ एक चीजें दी हुई थी कि रिसेंटली इन लोगों ने जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसमें अगर डिजीजेज आई हुई है, इन लोगों ने उन डिजीजेज का सामना करने के लिए एक माइटोपंच नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। ये रिसेंट हुआ है। तो अगली बार अगर माइटोपंच आपके एग्जाम में अपीयर हो तो याद रखना कि माइटोपंच इज समथिंग रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। समझ गए बात को। और एक और टेक्नोलॉजी होती है, ये कुछ टेक्नोलॉजीज है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, स्पिंडल टेक्नोलॉजी, प्लाज्मिक टेक्नोलॉजी एंड ब्लास्टोमियर टेक्नोलॉजी, राइट। ये 3-4 टेक्नोलॉजीज है जिसपे मैं अभी एक इलेबोरेट लेक्चर भी लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पे हर साल ये क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, राइट। तो पीबीटी,
PNT मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, प्लाज्मिक टेक्नोलॉजी एंड ब्लास्टोमेयर टेक्नोलॉजी। ये कुछ एक टेक्नोलॉजीज आपने याद रखनी है किससे डील कर रही है। ये आपके सर, ये देखो पोलर बॉडी जीनोम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज से प्रिवेंट करने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज है। समझ गए? नंबर 1 माइटोपंच, दूसरा पोलर बॉडी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, अगला प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, प्लाज्मिक टेक्नोलॉजी एंड ब्लास्टोमेयर टेक्नोलॉजी। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज आप जिनका यूज आप माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हो। तो अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एकदम से उसको टिक मार्क कर देना भाई। राइट, इन टेक्नोलॉजीज को रट लो बस। ये क्या टेक्नोलॉजीज है कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा पीवाईक्यू के ट्रेंड पे, तो सिंपल यही क्वेश्चन पूछेगा कि दीज टेक्नोलॉजीज रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रट लो बस ये। राइट, अगला आता है क्वालिटी का क्वेश्चन था भाई, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2। ये एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, जो इसमें लॉजिक लगा सकता था वो लगा सकता था, अदरवाइज नहीं लगेगा। देखो बॉल गार्ड, यहाँ आप बॉल वर्ड पे फोकस करो, बॉल वर्ड। देखो एक डिजीज होती है कॉटन में, पिंक बॉलवर्म उसे हम कहते हैं, पिंक बॉलवर्म। राइट, पिंक बॉलवर्म। ये बॉलवर्म क्यों है कि जो आपका कॉटन है उसका एक बॉल बनता है गुरु। कॉटन में एक बॉल होता है पहले, उस बॉल पे फिर आपका कॉटन लगता है। समझ रहे हो? एक बॉल जैसा कॉटन की शेप होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉटन का बॉल। उस बॉल में जब एक वर्म बैठ जाता है उसे हम कहते हैं पिंक बॉल वर्म। एक पेस्ट उस पे बैठ जाता है, राइट, बॉल वर्म। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ हमने टेक्नोलॉजीज इजाद की हुई है। ये टेक्नोलॉजीज है बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज है, जिसके तहत हम आपके जो जो कॉटन का प्लांट है उसी में कुछ ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देंगे कि ये जो पेस्ट है ये अपने आप मर जाएगा। और ऐसा ही एक प्लांट हमने जो डेवलप किया हुआ है वो है आपका जीएम कॉटन। राइट, जो बीटी कॉटन है जिसे हम बीटी कॉटन कहते हैं, उसमें बेसिलस थुरिनजेनेसिस करके एक बैक्टीरिया होता है आपका। उस बैक्टीरिया से हम कुछ जेनेटिक कोड निकालते हैं और आपके कॉटन के बीज में वो डाल देंगे। राइट, आपके कॉटन के प्लांट में वो जेनेटिक कोड डाल देंगे, वो जीन डाल देंगे प्लांट में। और ये जो कॉटन का प्लांट है ये अब वही टॉक्सिन, एक वही जहर प्रोड्यूस करने लग जाएगा जो जहर ये बेसिलस थुरिनजेनेसिस करके ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता था। अब जब ये जहर कॉटन का प्लांट प्रोड्यूस करने लगेगा तो वो जो बॉल वर्म है, वो जो कीड़ा कॉटन पे पहले बैठता था, वो नहीं बैठ पाएगा। राइट, ये है आपका बीटी कॉटन। And BT cotton is as of now only crop in India that is allowed for the commercial cultivation. Only GM crop in India allowed for the कमर्शियल कल्टीवेशन। तो ये बातें आपने याद रखनी है। बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 दे रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। सिंपल बात, ये इसका आंसर है। अगर फ्यूचर में कभी भी कहीं पे भी अपेयर हो तो याद रखना, इस तरीके से भी आप लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो रिपीटेड कैसे होते हैं पीवाईक्यूज, इसी एक चीज से। बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज किस चीज से रिलेटेड थी? ये आपके कॉटन प्लांट से रिलेटेड थे। राइट, कॉटन में जो बॉल वॉर्म लगता था उससे रिलेटेड है। अगेन इसी से रिलेटेड बहुत सारे पीवाईक्यूज यूपीएससी ने रिपीट किए हैं। जैसे 1999 में ये क्वेश्चन था कि एक बीटी नाम का जीन है, बेसिलस थुरिनजेसिस नाम का एक जीन है। राइट, insect resistant transgenic cotton has been produced by inserting BT gene। और रीजन इसका बता रहे हैं कि BT gene is derived from a bacterium। देखो ये बात सही है कि जो BT gene है ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना देता है कॉटन को, ये बात सही है, बट ये रीजन थोड़ी ना हो सकता है। समझ रहे हो कि रीजन ये थोड़ी ना हो सकता है इसका कि जो बीटी नाम का जीन है ये बैक्टीरियम से या फिर बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है। मान लो ये अगर वायरस से डिराइव किया होता, मान लो ये वायरस का जेनेटिक कोड होता, तो भी तो ये हमारे लिए उतना ही सिग्निफिकेंट होता। समझ रहे हो? तो रीजन इसकी करेक्ट नहीं है, एजर्शन सही है। राइट, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन। देखो अगेन रीजन करेक्ट है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका एक आंसर था। 1999 का क्वेश्चन है। अगेन 2000 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम एन अगेन बैक्टीरिया। यहां लिखा है ना कि भैया इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियम। 1999 में ये क्वेश्चन, 2000 में ये क्वेश्चन कि बीटी नाम का ये जीन कहां से इंसर्ट किया गया है? बैक्टीरिया से।
अगेन ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके 2001 में, सेम क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करता है कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी मोनसेंटो नाम की एक कंपनी है कोई, तो इन्होंने इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी प्रोड्यूस की हुई है, राइट, और फील्ड ट्रायल चले हुए हैं पूरे इंडिया में। ए टॉक्सिन जीन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिस ट्रांसजेनिक जोन। समझ रहे हो, अगर किसी ने ये बीटी जीन यहाँ पे पढ़ा होता तो ये बेसिलस thuringiensis नाम का ये बैक्टीरिया आप इजीली वहां पे टिक कर सकते थे। ऐसे यूपीएससी सक्सेसिव ईयर्स में क्वेश्चन बना रहा है। अगेन 2003 में सिर्फ एक साल बाद अगेन यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल अप्रूवल कमेटी है जीईएसी, राइट, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये जीईसी इंडिया में बनाई गई है, राइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग appraisal committee whose permission is required for the cultivation of any genetic modified crop such as bt cotton in India, under which of the union ministry it falls under एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। समझ रहे हो, तो ऐसे यूपीएससी बिल्ड कर रहा है अपने क्वेश्चंस को, इसीलिए पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वालिटी का क्वेश्चन था, लॉजिक बेस्ड गुरु ये क्वेश्चन था, और इसमें बोला है कि प्रेशर कुकर में अगर आप खाना बना रहे हो, राइट, टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कुकर में जब आप खाना बना रहे हो तो उसके अंदर का टेम्परेचर इनमें से किन चीजों पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड एंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड द वेट ऑफ द लिड। देखो ये एक अगेन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, मेरा भी ये पिछले साल गलत मैंने ये मार्क किया था, राइट, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं है, ये आपका ऑप्शन 1 इसका आउट हो जाना था यूपीएससी के अकॉर्डिंग, राइट, इसका आंसर बी है 2 and 3 ओनली। वाई सॉरी, इसका आपका ऑप्शन 2 इसमें एलिमिनेट हो जाना था कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इट वुड नॉट मैटर, वाई, तो इसका जो आंसर है ये आपका 1 and 3 होना है। मान लो आपने कुकर में खाना बना रहे हो, ये आपका कुकर है, राइट, कुकर के नीचे आप ये फ्लेम लगा दिया, राइट, मान लो ये कुछ ऐसी फ्लेम है कुकर के नीचे लगी हुई है, इसमें आप ऊपर खाना बना रहे हो, राइट, ये आपका कुकर बन गया, इसमें ऊपर आप ये हम वेसल लगा लिए, ये आपका कुकर हो गया, समझ रहे हो, तो इसमें आप खाना बना रहे हो, तो नीचे से आप जितनी फ्लेम लगाओगे, कुकर के अंदर तो भाई पानी है, लेटेंट हीट का ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा था, कुकर के अंदर पानी है, तो जितनी ज्यादा आप फ्लेम लगाओगे पानी उस फ्लेम को कैप्चर कर लेगा, उस फ्लेम की हीट को कैप्चर कर लेगा, और पानी गर्म होकर के भाप बन जाएगा, और भाप फिर सीटी से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स अंदर मैटर ही नहीं कर रहा है कि आप बाहर से कितनी हीट ले रहे हो, क्योंकि अंदर पानी है, पानी उस लेटेंट हीट को कैप्चर कर रहा है और भाप के साथ उस हीट को बाहर पुश करे जा रहा है, तो एक लेवल के बाद अंदर जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहेगा। फ्लेम का साइज मैटर, फ्लेम की हीट कितनी है ये मैटर ही नहीं कर रहा है, राइट, ये मैटर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लेटेंट हीट बाहर से अंदर से बाहर आती जा रही है भाप के साथ, समझ रहे हो। लेकिन जो वेट ऑफ द लिड है ये मैटर करेगा, क्योंकि लिड जितना भारी होगा उतना ज्यादा ये ऊपर से नीचे दबाव डालेगा कुकर में, कुकर के अंदर, समझ रहे हो, और उससे जो है अंदर फ्रिक्शन पैदा होगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा कुकर के अंदर उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी। अगेन एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड, जितना छोटा ये होल होगा लिड का, राइट, ऊपर जो आपकी ढक्कन में जो सीटी लगी होती है उसके ऊपर जो होल होता है, वो होल जितना छोटा आपके कुकर के ऊपर होगा उतना कम भाप बाहर आ पाएगा, इट मीन उतनी हीट अंदर रिटेन कर पाएगी। इट मीन्स जो ये दोनों ऑप्शन है ये मैटर करेंगे, ये सेकंड ऑप्शन मैटर नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी भी आंसर यही है, 1 and 3 ओनली। तो ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आपसे फिर से पूछे तो आई होप यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि ये अगेन यूपीएससी की पीवाईक्यू पे बेस्ड है, राइट, जिन्होंने पीवाईक्यू स्टडी नहीं किया था वो वायरस को इजीली एलिमिनेट इसमें नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन है कि सिंथेटिक मीडियम में इनमें से क्या चीज कल्टीवेट हो सकती है, वायरस को इजीली इसमें एलिमिनेट करना था। ये यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड हेंस आंसर इज 1 and 2 कि सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई को, मतलब अलोंग विद अदर थिंग्स बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम जो है सिंथेटिक मीडियम में कल्टीवेट कर सकते हैं, बट वायरसेस कैन नॉट बी कल्टीवेटेड इन सिंथेटिक मीडियम। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म। वायरसेस के पास अपनी पाचन की शक्ति नहीं होती, राइट, वो खुद ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें होस्ट की जरूरत होती है, और सिंथेटिक मीडियम में होस्ट उन्हें नहीं मिल पाएगा। सिंथेटिक मीडियम का मतलब क्या है? सिंथेटिक मीडियम का मतलब है आपने कुछ एक वहां पे मान लो प्रोटीन वगैरह डाल दी, राइट, लेकिन प्रोटीन मतलब जो कुछ एक इनके लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल दिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है वायरस के लिए तब इंपॉर्टेंट होंगे अगर ये वायरस जिंदा हो। विदाउट होस्ट तो वायरस जिंदा है ही नहीं।
तो होस्ट इसे मिलना चाहिए सबसे पहले, राइट। वो होस्ट कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, मैमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। तो सिंथेटिक मीडियम में वायरस ऑन इट्स ओन कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। अगेन 17th जो क्वेश्चन है, ये आपकी बेसिक नॉलेज आपसे पूछ रहा था, राइट। इसमें अडीनो वायरस और आपके रेट्रो वायरस, इन पे फर्क इसमें पूछा हुआ है कि अडीनो वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, और जो रेट्रो वायरस है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है, राइट। देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड कभी डीएनए होता है क्या? लॉजिक ये भी है यहाँ पे ढूंढने के लिए, डीएनए कभी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है क्या? देखो, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, बट डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता ही नहीं है। इसका तो नाम ही है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हो? मतलब दो स्ट्रैंड इसमें होना जरूरी है। तो स्टेटमेंट वन ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, समझ रहे हो? तो वन तो गई वैसे भी। और अडीनो वायरस और रेट्रो वायरस में फर्क यही है कि जो अडीनो वायरस है ये एक डीएनए जीनोम है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है अडीनो वायरस, बट जो रेट्रो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। ये यहाँ पे शफल कर दी गई है ये स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हुई। और जो कॉमन कोल्ड है इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय अडीनो वायरसेस, वेयरएज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रो वायरसेस। ये बात भी गलत होगी, क्योंकि जो एड्स है, देखो जो एड्स है ये एक स्टेबल डिजीज है। तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डीएनए वायरस के द्वारा ये मतलब जो आपका एडिनो वायरस है, राइट, जो एडिनो वायरस है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एडिनो वायरस इसको कॉज करेगा, राइट। रेट्रो वायरस तो आपका क्या कहेंगे, आरएनए वायरस है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और जो भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है ये अनस्टेबल वायरस होता है। तो लॉन्ग टर्म में रेट्रोवायरस यूजुअली आपको कोई डिजीज कॉज नहीं करता है। तो जो आपका कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे कोविड-19 वगैरह हो गया, राइट, ये सारी चीजें रेट्रोवायरस कॉज करता है। एडिनो वायरस लॉन्ग टर्म की डिजीजेस आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो आपकी बोथ स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट होती है, नाइदर वन नॉट टू। अभी अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस देखना हो, मैंने इलेबोरेट डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, देयर इज अ वीडियो ऑन एडिनो वायरस एंड रेट्रोवायरस, मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अभी के लिए अगर थोड़ा बहुत और आपको जानना हो तो जान लो कि जो एडिनो वायरस है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है, लेकिन जो आपका रेट्रो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है, राइट। ये सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है। और मोस्टली जो एडिनो वायरस है, जो एडिनो वायरस है ये आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है, राइट। और रेट्रो वायरस भी आपकी जो इस तरीके की जो कॉमन कोल्ड वगैरह होता है उनको कॉज करता है, राइट। अगेन जो आपका एडिनो वायरस है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, इट मींस इट इज स्टेबल। और इस स्टेबल वायरस को कुछ भी बाहर से एनवेलपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, एनवेलपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये यूजुअली एक नेकेड वायरस होता है, नंगा वायरस। लेकिन जो आपका रेट्रो वायरस है इट इज एनवेलप्ड वायरस, इसके बाहर एक एनवेलप होता है, राइट, एक पैकेट लगा होता है इसके बाहर। और जो आपका एडिनो वायरस है, राइट, जब भी आप डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए में। तो डबल स्ट्रैंडेड वायरस की जब भी आपकी बात हो, डीएनए वायरस की, राइट, या एडिनो वायरस की, तो याद रखना उसमें नेगेटिव वायरियन पॉलीमरेज होता है, राइट, उसमें नेगेटिव लोड होता है। लेकिन जो आपका रेट्रो वायरस है उसमें पॉजिटिव वायरियन पॉलीमरेज पाया जाता है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, राइट। समझ रहे हो आप बात को? तो ये कुछ इसकी फीचर्स है एडिनो वायरस और रेट्रो वायरस की। बाकी मैंने इलेबोरेट इसको कवर ऑलरेडी कर रखा हुआ है। आई होप ये पूरी जो लेक्चर सीरीज है, रिसर्च की सीरीज, ये आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। अगर अगर आपको लगता है कि इट इज एडिंग सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन देन डू सब्सक्राइब गाइस, एंड बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।